चलो हेडिंग लिखो बेटे, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क, पावर, तो ये नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी। देखो इधर पहले क्या पढ़ा हमने, काइनेमैटिक्स। वहां पे हमने क्या बात करी, 1D मोशन के बारे में पहले बात करी। 1D मोशन का मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या तो सेम या तो उल्टा। सेम तो एक्सेलरेशन, अपोजिट तो रिटार्डेशन। कभी ये नहीं बोलेंगे रिटार्डेशन मतलब ए नेगेटिव। रिटार्डेशन का मतलब वी और ए का डायरेक्शन उल्टा, एक्सेलरेशन का मतलब वी और ए का डायरेक्शन सेम, चाहे तो दोनों प्लस चाहे तो दोनों माइनस। उसके बाद हम गए 2D पर, जहां पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम नहीं है, देयर वाज सम एंगल। ठीक, देयर वाज सम एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फिर सर्कुलर मोशन जो पीछे टॉपिक पढ़ा, वहां हमने देखा कि यार एक्सेलरेशन का जो वेलोसिटी की ओर कंपोनेंट है उसको टेंजेंशियल बोलते हैं, इधर ध्यान दे ले मेरे भाई। और एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, दैट वाज सेंट्रीपिटल। फोर्सेस पे गए, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन वगैरह के बारे में पढ़ा, किस तरह से बॉडी पे फोर्सेस एक्ट करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं। अब इस चैप्टर पे पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में, कि जो हम बॉडी पे फोर्सेस लगा रहे हैं वो वर्क कैसे कर रहे हैं, वो वर्क जा किधर रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पेन को धीरे 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 ऐसे लिफ्ट कर रहा हूं तो वर्क डन मेरा कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रहा है। अगर मैं इसको तेज लिफ्ट कर रहा हूं तो मेरा वर्क डन इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ा रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा रहा है। अब हम जाएंगे वर्क डन पर, देखेंगे कि फोर्सेस कैसे बॉडीज पर वर्क करते हैं, फिर वो वर्क किधर गया, किस तरीके से वो वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, कभी पोटेंशियल एनर्जी में तो कभी काइनेटिक एनर्जी में। ऑल दोज थिंग्स वी विल डिस्कस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हम सब टॉपिक मेनली पढ़ेंगे दैट इज वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। हेडिंग लिखो ये, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। लिख बेटे संप्रीत, किंडर जॉय आएगी, चिंता ना कर तू। परसों वेडनेसडे फाइनल, अच्छा थर्सडे, ओके। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। चेक करो क्या फोर्स कांस्टेंट है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए, तभी हम बोलते हैं प्रभानंद बेटे कि वो फोर्स कांस्टेंट है। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क डन तुम डायरेक्ट लिख सकते हो फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट प्रोडक्ट आता है, 9th क्लास में भी तुम पढ़ते थे, वहां आई थिंक सीधा लिखते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली ये डॉट प्रोडक्ट लगाने का मकसद क्या है, डॉट प्रोडक्ट बेसिकली हमने वेक्टर्स में क्यों पढ़ा, कोई बताएगा, काव्या बताओगे क्यों? ये 3D में जाने की जरूरत नहीं है बेटा। जब हमें कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है कि हमें एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ कंपोनेंट चाहिए होता है, जैसे a cos थीटा, एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ क्या चाहिए होता है, कंपोनेंट। वो डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम आराम से ढूंढ सकते हैं। व्हेन यू राइट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। ये a cos थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b। जब आप दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो तो बेसिकली आप एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर की तरफ कंपोनेंट इनटू दूसरे का मैग्नीट्यूड, इनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। क्या तरन बेटे, एक वेक्टर का दूसरे की तरफ कंपोनेंट a cos थीटा इनटू b कर रहे हो। वर्क डन भी फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट करता है जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ होता है। मान लो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये एक ऑब्जेक्ट था और फोर्स इधर लग रहा था एट एन एंगल थीटा और ऑब्जेक्ट इधर चल रहा था।
तो इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है ना, जो डिस्प्लेसमेंट की तरफ है, सिर्फ यही वर्क करता है। ये डिफाइन हम ऐसे करते हैं, एफ साइन थीटा वर्क नहीं करता। मान लो तुमने अपने हाथ में कोई ऐसे सूटकेस पकड़ा है एंड आप चल रहे हो ऐसे रेलवे स्टेशन पे, आप प्लेटफॉर्म पे चल रहे हो, आपका वर्क डन उस पे 0 है। ये डिफाइन हमने, तो ये क्या मतलब हुआ सर, मैं काम तो कर रहा हूं। कॉमन लैंग्वेज में बोले तो आप तो काम कर रहे हो, आपने तो सामान उठाया और आप यहां से चल के वहां तक जा रहे हो, तो काम तो कुछ किया ना। घर में मम्मी ने बोला बेटा ये उठा के लाओ, आप ऐसे उठाया और उठा के लाए, बोलोगे मैंने तो काम किया। बट वो काम किया, काम तो तुमने पढ़ते हुए भी किया, काम किया। सोना भी तो काम ही किया तुमने, एक काम ही तो किया, मैं सो रहा हूं मैंने कहा, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। यहां पे हम कहते हैं वर्क डन is due to that component of force which is in the direction of displacement। इस क्वेश्चन में हम कहेंगे F का सिर्फ cos थीटे वाले कंपोनेंट की वजह से वर्क हो रहा है, F sin थीटा की वजह से वर्क नहीं हो रहा। इसीलिए ये वर्क डन कितना आ जाएगा इस केस में, F वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या आ जाएगा, F cos थीटा इंटू डी। So work is done only by that component of force which is in the direction of displacement, and it is simply equal to that component of force into displacement, F cos theta into D। ये होगा वर्क डन, या सिंपली ऐसे लिख लो F डॉट डी। सो वर्क डन हम हमेशा कांस्टेंट फोर्स, हमें जैसे ही दिखा हम कहेंगे भाई साहब वर्क डन है फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। समझ में आई बात? दिस इज द वे वी कैलकुलेट वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ये जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको बता रहा था, डॉट प्रोडक्ट आखिर हमने पढ़ा भाई, हर चीज जो डिफाइन करी है प्रबंधन कुछ मीनिंग है ना, ऐसे ही वेले थोड़ा ना मेरा मन कर रहा था डिफाइन कर दी। क्रॉस प्रोडक्ट का भी मीनिंग है, क्यों डिफाइन करा गया, डॉट प्रोडक्ट क्यों डिफाइन, आप कहोगे कॉस थीटा ही क्यों लगाया डॉट प्रोडक्ट में, साइन थीटा लगा देते। लिख लो इस चीज को, वर्क इज डन, वर्क इज डन only by that component of force, work is done only by that component of force which is in the direction of displacement, work is done only by that component of force which is in the direction of displacement। फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इस पे बेसिक बेसिक चीजें कैसे आएंगी, बेसिक बेसिक चीजें ऐसे आएंगी, हमसे कहेगा भाई एक फोर्स है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, कहेगा ये एक फोर्स है, ये तो कांस्टेंट फोर्स है, कितना है इसका मैग्नीट्यूड, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, नहीं प्लस 4 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड में मतलब नहीं है उसका। ये तो हमेशा एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल पर है, जहां पे कॉस अल्फा कितना है विनायक, नहीं बताया तो पिटाई हो जाएगी तुम्हारी, यही गड़बड़ है ना बेटा। ये पढ़ाई जेई की तैयारी जो आप कर रहे हो पिछले चैप्टर्स का, मानता हूं कोई इन डेप्थ वाला पॉइंट आप ना रिकॉल कर पाओ, बट ये तो बेसिक है, तुम्हें तुरंत बोलना चाहिए कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4। अरे कॉस अल्फा कॉस, ओ भाई साहब कॉस बीटा बताना दो। ये किंडर जॉय तुम्हें संप्रीत क्यों मिल रही है इतनी, इसी का तो तुमने वो डायग्राम बनाया था ना, अब बताओ, नहीं तो सारी किंडर जॉय कैंसल। और इसी के लिए तो मिली थी तुम्हें वो, जो तुमने वो क्यूबॉइड बना के लाए थे। हाँ तो समझा ना, कॉस बीटा वॉज y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, याद नहीं है। कॉस गामा कितना आएगा, -4 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो कॉस गामा निगेटिव आने का प्रमेय क्या मतलब होगा, मतलब ये वेक्टर z एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ये वेक्टर x और y के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है,
जेड एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, ये मतलब है इसका। ओके, एनीवेज वो सब हमें चाहिए नहीं फिलहाल। तो एक पार्टिकल पे इतना फोर्स लग रहा है, ये पार्टिकल initially this particle was at 1,3,4. Finally this particle reaches at let's say 2,6,8. हमसे कह रहा है फाइंड वर्क डन, तो आसान है, मैंने पहले चेक करा क्या फोर्स कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में, यस है, ये तो कांस्टेंट फोर्स है। यहां पे मैं ऐसे लिख देता ना एक्स आई कैप, अब ये वेरिएबल फोर्स हो जाता, क्योंकि एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बदलेगी फोर्स भी बदलता जाएगा, है ना। तो अगर मैं एक्स आई या यहां कुछ वाई स्क्वायर ऐसा कुछ कर देता, एक्स वाई जेड यहां आ जाते, सो वर्क डन चाहिए, मैंने तसल्ली करी फोर्स कांस्टेंट है क्या, यस है, तो मैंने लिखा वर्क डन इज फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर कितना लिखा, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट 2 minus 1 I cap, 6 minus 3 3j cap, 8 minus 4 plus 4k cap। अब डॉट प्रोडक्ट 2 into 1 2, 3 into 3 9, minus 4 into plus 4 minus 16, 11 minus 16 minus 5 जूल न्यूटन मीटर, ये तो पता ही है ना आपको, यूनिट वर्क डन की जूल। निगेटिव वर्क डन आने का क्या मतलब है गविष्ट, ऑब्ट्यूज, इसका मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। और कभी भी थ्रू आउट इस चैप्टर में मैं आपसे कहूं वर्क डन पॉजिटिव है या वर्क डन जीरो है या वर्क डन नेगेटिव, पॉजिटिव वर्क डन का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 और 90 के बीच कुछ है। नेगेटिव वर्क डन का मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, वो 180 भी हो सकता है, 130 भी, 131 भी, 120 भी, एनीथिंग। ठीक है, नोट कर लो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नया ज्यादा कुछ नहीं आएगा, बस ये वर्क डन डॉट प्रोडक्ट हो गया, थोड़ा बहुत और पुरानी वही चीजें फिर आएंगी, वही फोर्सेस को एनालाइज करो, समझो डीपली फोर्सेस के बारे में, कौन फोर्स लगा रहा है, सिस्टम किसको ले रहा हूं मैं, M1 को या M2 को या दोनों को, वही सब बातें। ऐसे नहीं, ये तो डेसिमल में है, वो भी 2 डिजिट तक भी जा सकता आंसर, राउंड ऑफ करना पड़ेगा आपको। एनीवेज लिख लो, here negative work done means angle between force vector and displacement vector is obtuse। here negative work done means angle between force vector and displacement vector is obtuse। ठीक है बेटे, नेगेटिव वर्क डन मींस फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच का एंगल ऑप्टिक्स। और आगे लिख लो, पॉजिटिव वर्क डन मींस एंगल इज एक्यूट। पॉजिटिव वर्क डन मींस एंगल इज एक्यूट। आगे सुनो, अब मैं आपसे कहूंगा ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है F1, एक ऐसे वेट एक्ट कर रहा है mg, एक ऐसे नॉर्मल फोर्स है N, एक ऐसे पीछे की ओर फोर्स है F2। मान लो ये चल रहा है ब्लॉक, तो फ्रिक्शन काइनेटिक है म्यू k इंटू एन, अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस 1 2 3 4 5। हालांकि n और म्यू के एन कॉन्टैक्ट फोर्स के कंपोनेंट है, आई नो दैट, बट लेट अस टेक देम एज सेपरेट। तो 5 फोर्सेस हैं इस पे, ये पार्टिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्सेस ऐसे चल के d दूर आगे चला गया। मैंने कहा वर्क डन बताओ, आपका सबसे पहला सवाल होगा भाई ठीक है वर्क डन बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही है, वो तो मैं d ही लूंगा, फोर्स तो बताओ किसका वर्क डन निकालना है। ठीक है, सो मेरे से कहा जाएगा वर्क डन बताओ, तो इसका मतलब आप बताओ किस फोर्स का। अगर मैंने सिर्फ इतना कहा वर्क डन बताओ तो एक्चुअली ये गलत है, या तो मैं बोलूं नेट वर्क डन बताओ,
तो नेट वर्क डन, फिर पांचों का वर्क कैलकुलेट करके अलजेब्रिकली जोड़ देना, बिकॉज वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, स्केलर क्वांटिटी भी, तो मेरे को वेक्टर के रूल नहीं लगाने। तो आपसे पूछा गया अगर व्हाट इज नेट वर्क डन, तो दो तरीके से आप जा सकते हो। कैसा? नेट वर्क डन आप कैलकुलेट करो W1 प्लस वर्क डन बाय फोर्स 2 प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। आप पांचों फोर्सेस का बारी बारी वर्क डन कैलकुलेट करो और उन्हें अलजेब्रिकली जोड़ दो। ठीक है, ये W1 कितना आ जाएगा, F1 वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, F2 वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, N वेक्टर डॉट डी, ऑल दो जीरो आएगा दिख रहा है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा 90 डिग्री एंगल पर है। ग्रेविटी का वर्क कितना आएगा, mg वेक्टर डॉट डी वेक्टर, फ्रिक्शन का वर्क कितना आएगा, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर, ये आएगा ना सबका वर्क डन। तो तुम्हें कभी भी नेट वर्क डन चाहिए, दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये रहा, पांचों फोर्सेस का जितने भी फोर्सेस उस बॉडी पे लग रहे हैं सबके वर्क डन को बारी बारी कैलकुलेट करो। और अब ये तो सारी स्केलर वैल्यू है बेटे, ये तो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है। मान लो ये आया +10, ये आया -8, सो +10 -8 कितना हो गया, +2। ऐसे ही बाकियों को भी जोड़ दो। या फिर दूसरा रास्ता यहीं से निकलेगा, डी वेक्टर कॉमन ले लो, तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस N वेक्टर प्लस mg वेक्टर प्लस स्मॉल f वेक्टर डॉट d, और ये क्या है बेसिकली, नेट फोर्स रिजल्टेंट ऑफ ऑल। तो तुम एक काम, वो आसान रहेगा, तुमसे मैंने नेट वर्क डन पूछा, तुम इन पांचों का रिजल्टेंट फोर्स ढूंढ लो, और ये रिजल्टेंट फोर्स क्या बनेगा बच्चे, m a वेक्टर। ये तो न्यूटन का लॉ है, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होता है, ma ना। कभी भी ये ना करो सर इस पे ma फोर्स लग रहा है, नो भाई ma फोर्स नहीं लग रहा, उस पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट होता है ma इज नॉट द फोर्स एक्टिंग, ma इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग। सो ma वेक्टर डॉट डी, ये तुम्हें क्या देगा, नेट वर्क डन। समझ में आ रही है बात? इंडिविजुअली मैं पूछूं फ्रिक्शन का वर्क बताओ, तो खाली फ्रिक्शन लो, डिस्प्लेसमेंट लो, डॉट प्रोडक्ट कर दो। नेट वर्क डन पूछूं तो दो रास्ते हैं, और मुझे लग रहा है ये ज्यादा आसान रहेगा, शायद कभी कभी ये भी आसान हो। तीन फोर्सेज हैं, एक एक करके तीनों का वर्क निकाल देना, जोड़ देना। समझ गए? संप्रीत बेटे डाउट है कोई? नोट करो अच्छे से और दिमाग में भी बिठाओ। अब नया चैप्टर है, और अब तो तुम लोग का टेस्ट अब देखते हैं ऑल्टरनेट या फिर एक और के बाद छोड़ के शायद कराएं, क्योंकि एक ऑल्टरनेट चेंज करना है, तो बता देंगे आपको। मतलब या तो 28 को ही कराएंगे या फिर उससे अगले, ताकि एक ऑल्टरनेट चेंज हो जाए, या ये भी कर सकते हैं इसी संडे करा ले, तो भी ऑल्टरनेट तो चेंज हो ही जाएगा। नहीं, इस पे ना है संप्रीत, जैसा संप्रीत गए। तुम्हारा बर्थडे है संडे को, चलो तो एक नेशनल इवेंट हो गया तो नहीं कराएंगे फिर। हाँ एक दिन होगा नेशनल इवेंट, तुम देखना, तुम्हारा बर्थडे, अरे तुम बड़े इंसान बनोगे तो होगा ही। 200-300 साल बाद संप्रीत का जन्मदिन हुआ करता था आज। नोट करो बेटे, और नोट करते वक्त अपना दिमाग भी साथ साथ चलाओ, समझो, खाली ये नहीं कॉपी पेस्ट। जी बेटे, अरे भैया इन पांचों फोर्सेस का रिजल्टेंट एम ही तो होगा। बस बेटे इन सबका रिजल्टेंट मैंने लिखा है शिवांश बच्चे, इन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट इज एम ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन आपको पीछे वही उन्हीं सब चीजों पे वापस लेके चलेंगे। ये रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक का मास है लेट्स से 10 kg,
म्यू की वैल्यू है 0.8, मैंने इस पे फोर्स लगाया 90 न्यूटन का, शुरू में इसकी वेलोसिटी है 0, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड। चलो करो जरा, आजा बेटे प्रभानंद, इधर आजा, मैं लेने आऊं तेरे को। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड्स कितना आ रहा है बेटे? 20 न्यूटन। वर्क डन न्यूटन में, करो करो करो, जल्दी बताओ। इजी इजी क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन तो आएंगे अभी धीरे धीरे। कांस्टेंट फोर्स पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं आपके सामने। गविष्ट बेटे बातें नहीं। देखो इधर कितना फोर्स लगाया हमने 90, फ्रिक्शन 100 इंटू 0.8, लिमिट कितनी है 80 म्यू एन, तो ये चलेगा ब्लॉक। फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा 80 न्यूटन। नेट फोर्स कितना आ रहा है 90 माइनस 80 10, इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो मैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के इसका डिस्प्लेसमेंट ढूंढ सकता हूं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन है 1, टाइम कितना लिया 2 सेकेंड, तो ये 4, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 2 मीटर। मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए था ना वर्क डन के लिए। नाउ व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? दैट इज फ्रिक्शन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना है 80, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है 2, दोनों के बीच का एंगल कितना है 180। फ्रिक्शन का ये मत कहना सर फ्रिक्शन को -80 लो पीछे की ओर है, ये नेक ख्याल आते हैं तुम लोग के दिमाग में। भैया मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू कॉस ऑफ द एंगल। एंगल अपने आप फिर वो माइनस साइन ले आएगा, सो कॉस 180 आएगा माइनस, तो माइनस 160 जूल। 20 कहां लिए बैठे घूम रहे हो तुम? ओ भाई साहब नेट क्यों निकाला? ये क्या लिखा हुआ है? बाय एफ आर आई इन 2 सेकेंड्स। एक बात और सुनना मेरी, राइट? वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वर्क डन डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कैसे? सुनो मेरी बात, यही वाला एग्जांपल ले लो आप। ये ऐसे हमने ऑब्जेक्ट रखा था, इधर फोर्स हमने लगाया था 90, फ्रिक्शन इधर आया था कितना 80। ये एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर ए रेस्ट पर है। ये एक दूसरा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बी। ये ब्लॉक कितना चला था 2 मीटर, ये भी सेम टाइम में 2 सेकेंड में ये भी 2 मीटर आगे चला गया। ठीक, मैंने कहा वर्क डन बताओ फ्रिक्शन का। बाय डिफॉल्ट कभी भी मैं कहूंगा, अनंतवीर सुन बेटा ध्यान से, बाय डिफॉल्ट मैं आपसे कहूंगा मुझे फ्रिक्शन का वर्क डन बताओ, मतलब ग्राउंड फ्रेम से ही बताना है। कुछ नहीं बोला मैंने, तो ग्राउंड फ्रेम से ही तुमने बताना है। तुमने देखा ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो गया था आगे 2 मीटर। अब सुनो, मैं आपसे कहूं व्हाट इज द वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ए, या आपसे कहूं व्हाट इज द वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन बी, दोनों के हिसाब से फोर्स तो वही है, वो नहीं बदला। हाँ ये है, अगर ये एक्सेलरेटेड है तो तुम एक और फोर्स लगाओगे शूडो, बट तुम्हारे एक और फोर्स लगाने से भाई इसका ये वैल्यू थोड़ा ना बदलेगी, ये तो 80 रहेगा। तो जो तुम वर्क डन निकालते हो ना, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर जब तुम लिखते हो, दैट दिस वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे ये फोर्स तो सेम होता है, चाहे ऑब्जर्वर ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो। यार तुम कह रहे हो फ्रिक्शन का वर्क बताओ, तो फ्रिक्शन फोर्स तो 80 रहेगा ना। हाँ तुम एक्सेलरेटेड हो तो तुम एक फोर्स और लगाओगे शूडो, उससे नेट फोर्स बदलेगा, नेट फोर्स बदलेगा क्योंकि शूडो भी आ गया, बट एक पर्टिकुलर फोर्स तो वही रहेगा ना भाई। समझ रहे हो बात को ना? लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए अलग अलग होगा। ऑब्जर्वर ए के लिए ये कितना आगे गया 2,
ऑब्जर्वर बी के लिए तो ये रेस्ट पे है मेरे भाई। मान लो मैं इस दीवार पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का, कबीर बैठा हुआ है चुपचाप, वो कहेगा सर क्या विल्ला काम कर रहे हो, आपका वर्क डन तो हो नहीं रहा। मेरा वर्क डन 0 है, क्योंकि मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं और ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा कबीर के हिसाब से, 10 न्यूटन का फोर्स है। ठीक, आप सात्विक उधर चले गए 5 मीटर, सात्विक 5 मीटर पीछे गया, तो उसके हिसाब से ये बोर्ड 10 मीटर 5 मीटर उधर गया, 5 मीटर। मेरा फोर्स कितना था 10, वो दोनों के लिए सेम है फोर्स, वो दोनों के लिए सेम है, लेकिन उसके हिसाब से ये बोर्ड उधर कितना गया 5 मीटर, तो वो कहेगा सर आपने वर्क डन किया है। सो क्योंकि अलग अलग ऑब्जर्वर के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दिखता है, इसलिए वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात? इस ऑब्जर्वर के हिसाब से ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 0 है, ये भी 2 मीटर गया, ये भी 2 मीटर, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर? 0। What is the work done by friction with respect to this observer? Minus 160 joule. So that is why लिख लिया ना, work done depends on frame of reference because displacement will be different for different observers. Because displacement will be different for different observers. समझ में आई बात? डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। चलो अब एक जरा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। ये रही एक एलिवेटर, इस एलिवेटर के अंदर एक वेज, वेज का एंगल 37 डिग्री, ये पड़ा हुआ है ब्लॉक, ब्लॉक का मास ले लो आप 5 kg, ब्लॉक और वेज के बीच म्यू की वैल्यू आप ले लो 0.8। ठीक, ये पूरा सिस्टम ऊपर चलना शुरू हुआ विद 0 इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पूरा सिस्टम। ठीक, आपको बताना है इस ब्लॉक पर लगने वाले नॉर्मल फोर्स ने और फ्रिक्शन फोर्स ने कितना वर्क डन किया इन 5 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, और जब मैंने कुछ नहीं बोला कि वर्क डन किसके रिस्पेक्ट में, तो बाय डिफॉल्ट ग्राउंड। ठीक, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, सबको बनाने दो। बातें नहीं बेटे, अपने आप, कोई डिस्कशन का तुक नहीं है। क्या आंसर आया? चलो मैं करता हूं सॉल्व, सुनो मेरी बात। ये रहा इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन का नॉर्मल। पहले भाई साहब मैं चेक करूंगा कहीं ये ब्लॉक फिसलेगा तो नहीं, लग तो रहा है नहीं फिसलेगा। tan थीटा की वैल्यू आ रही है tan 37 डिग्री, कितना होता है 3/4, tan थीटा म्यू से छोटा आ रहा है, लेकिन यहां पर ये ब्लॉक लिफ्ट में रखा है, थोड़ा जरा आराम से तसल्ली कर ले, है ना। नाउ हम एक काम करते हैं, ग्राउंड फ्रेम से चीजों को देखते हैं। ठीक, ग्राउंड फ्रेम से अगर हम देखेंगे तो ये ब्लॉक है। ठीक, इस ब्लॉक पर यह एक काम करो, आप पहले जरा लिफ्ट के फ्रेम में चलो। देखो मेरी बात 2 मिनट सुनना ध्यान से, तुम चाहे ग्राउंड फ्रेम से देखो चाहे लिफ्ट के फ्रेम से देखो, जो तुम अननोन फोर्सेस ढूंढते हो वो तो सही मिलते हैं ना। हाँ, लिफ्ट के फ्रेम से तुमको लिफ्ट, अगर मेरा सवाल ये होता व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ लिफ्ट, और अगर ये ब्लॉक बाई चांस फिसल ना रहा होता, मुझे अभी नहीं पता, तो अगर ये फिसल ना रहा होता फिर तो इसके फ्रेम से तो वर्क डन 0 आता, क्योंकि इस बंदे के हिसाब से तो ये ब्लॉक रेस्ट पे पड़ा है, इस बंदे के हिसाब से तो ये ब्लॉक चल ही नहीं रहा, तो इस बंदे के हिसाब से तो इस ब्लॉक पे वर्क डन होगा ही नहीं, फिर तो मैं तुरंत आंसर कहता 0। बट हाँ, मेरे को तसल्ली करनी होती ये फिसल तो नहीं रहा नीचे, तो पहले तसल्ली करते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, लिफ्ट के फ्रेम से जरा सिचुएशन को हैंडल करते हैं। ठीक, वेट का कंपोनेंट इधर कितना आया
mg sin 37 कितना आ जाएगा 50 इंटू साइन 37 30 न्यूटन। ये आ जाएगा mg cos थीटा कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। mg तुम लिफ्ट के फ्रेम में हो तो स्यूडो फोर्स भी नीचे लगाना पड़ेगा। अब नॉर्मल फोर्स तो ऊपर लगेगा एन इधर। जैसे mg था वैसे ही ma भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल वैसे ही आएगा। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम किधर जा रहा है ऊपर, तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा नीचे। तो जैसे mg को तोड़ा साइन कॉस, स्यूडो को भी तोड़ो। स्यूडो कितना है 5 इंटू 3 15। सो 15 साइन 37 कितना आएगा 3/5 9 न्यूटन। ये कितना आएगा 15 कॉस 37 कितना आएगा 4/5 12 न्यूटन आएगा। मतलब आप सिंपली ऐसे भी बोल सकते थे बेटा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इंक्लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर। अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से देखूं तो आई विल शो ओनली mg, देयर इज नो नीड ऑफ शूडो। लेकिन अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम से देखूं तो mg के साथ ma भी आएगा। सो इसको कई बच्चे ऐसे समझ लेते हैं लिफ्ट के फ्रेम से इसका इफेक्टिव वेट m इंटू जी प्लस ए। इट्स ओके, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिफ्ट के फ्रेम से तुम देखोगे तो तुम कहोगे सर n है और m इंटू जी प्लस ए है और फ्रिक्शन है। इफेक्टिव वेट कितना ले लोगे आप m इंटू जी प्लस ए। वही काम मैंने यहां किया है, मैंने mg को तोड़ा था और ma को भी तोड़ दिया। नाउ ये कितना आ गया 52, ये कितना आ गया 39। नॉर्मल, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो मोशन होना नहीं है, सवाल ही नहीं है, तो इसलिए नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 52। फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ गई 0.8 इंटू 52 कितना आ जाएगा 41.6। और ड्राइविंग फोर्स कितना है 39। फ्रिक्शन की लिमिट क्या है 41.6, मोशन नहीं होगा। इसका मतलब इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कितना करेगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा 39। तो तुमने क्या किया, ऑल्दो वर्क डन चाहिए था ग्राउंड फ्रेम से, वर्क डन मुझे ग्राउंड फ्रेम से, फिर मैं लिफ्ट के फ्रेम में क्यों चला गया? भाई लिफ्ट के फ्रेम पे जाओ या ग्राउंड फ्रेम पे आओ, जो फ्रिक्शन और एन की वैल्यू तुम्हें मिली है वो तो सही मिलती है। भाई लिफ्ट के फ्रेम में जाके तुम स्यूडो फोर्स एक और, जशन अलर्ट बेटे, क्या गिरे जा रहे हो, सीधे बैठो एकदम। पहले तो लिफ्ट के, भाई मेरे को वर्क डन चाहिए नॉर्मल फोर्स का, तो नॉर्मल फोर्स का वर्क डन क्या होगा एन वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो एन वेक्टर है वो मैं चाहे ग्राउंड फ्रेम से ढूंढूं चाहे लिफ्ट के फ्रेम से, उससे क्या, वो तो सेम ही आता है। मेरे को एन ढूंढना था, एफ ढूंढना था, ढूंढ लिए मैंने। एफ की वैल्यू ये रही, एन की वैल्यू ये रही। अब आ जाओ ग्राउंड फ्रेम पे वापस। ग्राउंड फ्रेम से देखने पे अब तुम्हें पता लग चुका है ये ब्लॉक स्लिप तो कर नहीं रहा, तो इसका मतलब ये ब्लॉक तो लिफ्ट के साथ ही ऊपर उठ रहा होगा ऐसे। अगर ये स्लिप नहीं मार रहा तो ये तो लिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा होगा। क्या टाइम बोला था, कितनी देर में 5 सेकेंड्स में ये कितना ऊपर चला जाएगा हाफ। ए कितना है 3 इंटू 5 स्क्वायर 25, तो कितना ऊपर चला जाएगा 75/2 चला जाएगा। ये एंगल 37 है तो चेक करो ये एंगल भी 37 डिग्री आता है। ये 10वीं बार बता चुका मैं आपको, अब तो ना बताऊं ना। अभी भी जो अटक रहे हैं तो एंजॉय करो बेटा, फिर मतलब तुम लोग घर पे पढ़ ही नहीं रहे हो। सो नाउ नॉर्मल फोर्स का वर्क डन क्या आएगा एन इंटू 75/2 इंटू कॉस 37। फ्रिक्शन का वर्क कितना आएगा एफ इंटू 75/2 इंटू कॉस 53। फ्रिक्शन का एंगल कितना है डिस्प्लेसमेंट के साथ 53। नॉर्मल फोर्स का एंगल कितना है डिस्प्लेसमेंट के साथ 37। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स एन इंटू डी इंटू कॉस 37। व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन एफ इंटू डी इंटू कॉस 53। 53 एंगल है फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट, ये वाला एंगल। हो गया रणवीर, समझ में आई बात या नहीं? पक्का। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स मैंने नॉन इनर्शियल फ्रेम से संप्रीत बेटे जाके ढूंढ लिया, उसमें क्या हो गया, वो तो सेम ही आते हैं चाहे मैं इनर्शियल फ्रेम से ढूंढूं चाहे नॉन इनर्शियल फ्रेम से। नोट करो इसको, गवेश नहीं कर पाए पूरा, चलो।
ओके, ये क्वेश्चन करो जरा। ये एक ब्लॉक अटैच्ड है, ये एक ब्लॉक 2 kg का, 3 kg का, शुरू में सिस्टम रेस्ट पे था। 3 सेकेंड में what is the work done by tension on 3 kg block and on 2 kg block? बताओ जरा, डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन लिखो, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। कबीर नोट कर बेटे, थोड़ा स्पीड भी बढ़ा। सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, find work done by tension force on both the blocks in 3 seconds. Work done by tension force on both the blocks in 3 seconds. या 2 kg और 3 kg ये ब्लॉक्स के मासेस हैं, ठीक है। करो जरा इसको आंसर दो फटाफट, करो बेटे सॉल्व। देखो इधर बहुत आसान है, हम पहले तुरंत, क्योंकि ये मेरे सामने स्टैंडर्ड सिचुएशन है, स्टैंडर्ड सिचुएशन ना होती, मैं मान लो कहता मैं इस पे कोई फोर्स वगैरह लगा रहा हूं तो बात अलग थी। ये तो स्टैंडर्ड एटवुड मशीन बोलते हैं इसको। इस केस में तो हम एक्सेलरेशन डायरेक्ट लिखते हैं, m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 टाइम्स g, डायरेक्ट एक्सेलरेशन लिखते हैं बेटे। तुमने देखा यार ये तो स्टैंडर्ड सिचुएशन है, तो डायरेक्ट लिखो, m2 की वैल्यू 3 kg, m1 की वैल्यू 2 kg अपॉन 3 प्लस 2, g की वैल्यू 10 ले लो। तो 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन आ गया, एक का ऊपर और एक का नीचे आ गया। नाउ टेंशन फोर्स की वैल्यू इस केस में कितनी आती है, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 टाइम्स g, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू जी की वैल्यू 10, कितना आ जाएगा 24 न्यूटन आ गया। 3 सेकेंड बोला है, 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, a कितना है 2, t स्क्वायर कितना हो गया 9, ये आ गया 9 मीटर्स। तो ये ब्लॉक 9 मीटर्स नीचे चला जाएगा और ये ब्लॉक 9 मीटर्स ऊपर चला जाएगा। सो व्हाट विल बी द वर्क डन बाय टेंशन ऑन 3 kg ब्लॉक। 3 kg ब्लॉक पर टेंशन ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे है, तो ये आएगा टेंशन कितना है 24, डिस्प्लेसमेंट कितना है 9 इंटू कॉस 180 आएगा। 3 kg ब्लॉक पर वर्क डन टेंशन का निगेटिव आएगा। आप देखो ना, टेंशन आपने किसका वर्क डन ढूंढना है अदिति बेटे, टेंशन। टेंशन किधर है इस पे ऊपर, डिस्प्लेसमेंट किधर है इसका नीचे, तो टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना आ रहा है 180, 24 इंटू 9 कितना आएगा 216 माइनस में 2 kg ब्लॉक पर वर्क डन ऑन 2 kg ब्लॉक, टेंशन ऊपर डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये आएगा 24 इंटू 9 इंटू कॉस 180, सॉरी कॉस 0 डिग्री, ये आ जाएगा प्लस 216। यानी आपको ये पता लगा, बेसिक क्वेश्चन था, बट इस बेसिक क्वेश्चन के थ्रू एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि यार ये जो टेंशन फोर्स है इसका वर्क डन इन दोनों ब्लॉक्स पे नेट 0 आ रहा है। नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन बोथ द ब्लॉक्स इज हाउ मच 0। जितना टेंशन इस पे निगेटिव वर्क करेगा उतना ही इस पे पॉजिटिव। ये चीज इस सिंपल केस की हेल्प से हमने एक्सप्लेन करी है, बट इट इज वैलिड इन जनरल। इन जनरल अगर कोई भी दो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक M1, ये ब्लॉक M2, अगर ये एक स्ट्रिंग से जुड़े हैं एंड इफ आई एम सेइंग कि भाई ये स्ट्रिंग हमेशा टाइट है, तो तुम चेक करके देख सकते हो किसी भी केस में टेंशन फोर्स जितना पॉजिटिव वर्क करेगा M1 पे उतना ही निगेटिव वर्क करेगा M2 पे। टेंशन फोर्स का टोटल वर्क डन कितना आएगा इन दोनों ब्लॉक्स पे 0।
ये नहीं कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो। हमने ऐसे एक क्वेश्चन किया था उस दिन, इस तरीके से ये एक ब्लॉक था, ऐसे पुली अटैच थी, ऐसे यहाँ पे एक और ब्लॉक था, ये ऐसे पुली अटैच थी, फिर यहाँ पे ऐसे अटैच था, ये सिचुएशन थी। इस केस में भी टेंशन फोर्स का वर्क डन इस ब्लॉक पे प्लस टेंशन फोर्स का वर्क डन इस ब्लॉक पे टोटल 0 आएगा। जब भी तुम कहोगे यार ये स्ट्रिंग तो ऑलवेज स्ट्रेच्ड है, तो टेंशन फोर्स का वर्क डन दोनों एंड्स पे जो भी ब्लॉक है मिला के 0 आएगा ही आएगा। आप देखो क्यों, पहले इसको नोट कर लिया, 216 माइनस 216, गौर से समझना इस चीज को। देखो मान लो ये एक ब्लॉक है, मैं पॉइंट साइज दिखा रहा हूं M1, ये एक ब्लॉक है, मैं पॉइंट साइज दिखा रहा हूं M2। ये दो ब्लॉक्स मैंने पॉइंट साइज दिखाए। कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं हम कि रस्सी अगर हमेशा टाइट है, ना स्लैक हो रही है और खिंच तो सकती नहीं है, रस्सी हमेशा अपनी इतनी ही लेंथ पर है, तो इसका मतलब है टेंशन फोर्स का वर्क डन इस पे और इस पे इक्वल एंड ऑपोजिट आएगा। ऐसा क्यों? देखो मासलेस रस्सी है तो टेंशन तो जितना इस पे लगेगा उतना इस पे लगेगा, ये बात तो मानते हो। इसकी वेलोसिटी मान लो इधर है v1 एट एन एंगल अल्फा, इसकी वेलोसिटी m2 की वेलोसिटी मान लो इधर है v2 एट एन एंगल बीटा। अभी लास्ट क्लास में हमने ये इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली वेलोसिटीज ली थी, उसकी हेल्प से हमने ओमेगा ढूंढा था। इधर ध्यान दो जोल बेटे, अलर्ट पूरा, ओमेगा ढूंढा था उसकी हेल्प से हमने। नाउ आई डोंट वांट दैट। अब देखो यहां से यहां के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये बदल नहीं रहा, बिकॉज रस्सी हमेशा टाइट है। अगर ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, अगर मैं कहूं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलना, तो ये अगर x आगे चला तो इसको भी तो x आगे चलना पड़ेगा। यार दो कारों के बीच का, हाईवे पे दो कारें जा रही हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा 100 मीटर है, तो दोनों बराबर नहीं ट्रेवल करेंगी हमेशा, है ना। पीछे वाली ज्यादा चली गई फिर तो गैप घट जाएगा, आगे वाली ज्यादा चली गई गैप बढ़ जाएगा। आप कह रहे हो इन दो कारों के बीच का डिस्टेंस हमेशा 100 मीटर है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम नहीं होनी चाहिए। इसी चीज को आप कंपोनेंट वाइज ऐसे कहोगे, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फिक्स है तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग दोनों की वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। अगर इस रस्सी की लेंथ L बदल नहीं रही तो V1 cos अल्फा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, V2 cos बीटा। अगर दो, देख 1D में क्या बोलोगे, ये एक कार ये एक कार, दोनों कारों के बीच का गैप 100 मीटर बदल नहीं रहा, तो तुम क्या कहोगे, दोनों कारों की वेलोसिटी सेम। 2D में ये चीज क्या बोलोगे, अगर संप्रीत मान ले बेटे मेरे और तेरे बीच का गैप ये हमेशा 6 मीटर है, हमेशा 6 है, तो इसका मतलब मेरी जो भी वेलोसिटी है उसका इधर कंपोनेंट और तेरी जो भी वेलोसिटी है उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट मस्ट बी सेम। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा तो उनकी वेलोसिटीज के कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम मस्ट बी सेम, डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, उल्टा नहीं हो सकता। उल्टा हो गया फिर तो पास आ जाएंगे ना यार, समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं बदल रहा तो V1 cos अल्फा और V2 cos बीटा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। हो गया। अब सुनो, टेंशन का वर्क डन कितना आएगा इस M1 पर, छोटे से टाइम में dw, छोटे से टाइम में वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन आएगा फोर्स वेक्टर डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या हो गया, तुम कह रहे हो छोटा सा वर्क तो डिस्प्लेसमेंट छोटा सा लो, ये ना कहना सर फोर्स छोटा सा ले तो क्या, अरे भैया फोर्स तो उतना ही है, टेंशन तो उतना ही है, छोटे से टाइम में डिस्प्लेसमेंट जरा सा होगा ना। अनेक ख्याल आते हैं ऐसे ही मन में, कोई चीज ऐसी आती है दिमाग में खुद सोचो पहले फिर पूछो मेरे से, खुद ही तुम्हें पहले ही आंसर मिल जाएगा अपने उस चीज का, अगर वो ऐसे ही इलॉजिकल चीज है कोई तो कितना वर्क डन करेगा ये करेगा T इंटू छोटे से टाइम में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, V1 dt इंटू कॉस अल्फा। होगा या नहीं होगा ये वर्क डन, छोटे से टाइम में कितना डिस्प्लेस होगा, V1 dt, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया, टेंशन आ गया, दोनों के बीच एंगल कितना है, अल्फा। नाउ सेम छोटे से टाइम पे दूसरे वाले ब्लॉक पे कितना वर्क डन होगा, टेंशन इंटू V2 dt इंटू कॉस बीटा लिख लेते हैं चलो ऐसे,
टेंशन इंटू V2 dt इंटू कॉस, हालांकि टेंशन इधर ली हुई है मैंने, है ना, तो टेंशन इधर है, बीटा उधर है, तो कायदे से मुझे 180 माइनस बीटा लेना चाहिए। तो लेट मी राइट दैट, ये कितना आ जाएगा 180 माइनस बीटा, तो ये वर्क डन कितना आ जाएगा T V2 cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस बीटा इंटू dt आ जाएगा। नाउ V1 cos अल्फा और V2 cos बीटा आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये वर्क डन और ये वर्क डन इक्वल हुए कि नहीं हुए, है ना, हुए ना। जितना वर्क डन टेंशन ने इस पे पॉजिटिव किया, उतना ही वर्क डन टेंशन ने इस पे क्या किया, नेगेटिव। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स रस्सी से जुड़े हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, मान लो रस्सी ऐसे घूम फिर के जा रही है, 2-3 ब्लॉक्स हैं, तो अगर दो ब्लॉक या दो से ज्यादा रस्सी से अटैच्ड हैं और रस्सी हमेशा स्ट्रेच्ड है, तो रस्सी का टोटल वर्क डन इन ऑल द ब्लॉक्स कितना आएगा, 0 आएगा। यानी आप क्या लिखोगे, टेंशन वेक्टर डॉट dr1 वेक्टर प्लस टेंशन वेक्टर डॉट dr2 वेक्टर प्लस सो ऑन। मान लो और भी तीसरा ब्लॉक भी था, अब ये नहीं कहना सर एक रस्सी से 3 ब्लॉक कैसे, अरे पुली पर से पास हो रही है रस्सी, एक ब्लॉक अटैच्ड है, ऐसे रस्सी घूम के आई, यहाँ पे एक और पुली है, एक और ब्लॉक है, आगे रस्सी जाके एक और ब्लॉक है ना। सो और भी आ सकता है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0 लिख सकता हूं। टेंशन फोर्स का वर्क डन पहले ब्लॉक पे T डॉट dr1, टेंशन फोर्स का वर्क डन दूसरे ब्लॉक पे T डॉट dr2, दैट इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को जरा dt से डिवाइड करो दोनों तरफ, dr1 बाई dt क्या आएगा, वेलोसिटी, dr2 बाई dt क्या आएगा, वेलोसिटी। सो टेंशन वेक्टर डॉट v1 वेक्टर प्लस टेंशन वेक्टर डॉट v2 वेक्टर क्या आएगा, 0। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, समेशन ऑफ टेंशन वेक्टर डॉट वेलोसिटी, बताया था ना ये चीज आपको, 0। ये बताइए बात मैंने आपको लॉज ऑफ मोशन में कंस्ट्रेंट पढ़ाते हुए, अगर एक रस्सी के साथ 2-3 ब्लॉक जुड़े हैं तो टेंशन वेक्टर, और ये मैं डिटेल में और जाऊंगा अभी, इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, तो आपके दिमाग में और क्लैरिटी आएगी। आज बस इतना पर्पस आपने समझा कि जो टेंशन फोर्स रस्सी का है, उसका वर्क डन जो भी ब्लॉक्स उससे जुड़े हैं उन पे नेट वर्क डन क्या आता है इसका, 0। फ्रॉम दैट वी गेट दिस कंडीशन, T डॉट V समेशन इज 0, यहां से वो कंडीशन निकल के आई है। हजम हुई बात नहीं हुई, नोट कर लो, स्कूल एग्जाम के लिए नहीं है ये सब, स्कूल एग्जाम की टेंशन नहीं है। फिर वही बात इस चैप्टर में भी वैलिड है, बोलेंगे व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, आप प्यार से एक एक स्टेप लिख के आना, समझने पे पूरा जोर दो, नहीं समझ में आए परसों वाली क्लास में मेरे से दोबारा पूछो, सर ये बात आपने बताई थी, और पहले मेरे से पूछने से अपने आप से पूछो, पहले अपना दिमाग चलाओ उस पे। बोलो शिवांश, किसमें, हाँ लिफ्ट पर फोर्स, तो मैं दिमाग कहां चलाऊं, लिफ्ट ब्लॉक पर बोलो, तो ब्लॉक पर, ब्लॉक ऐसे ऊपर चल रहा था, नॉर्मल फोर्स बच्चे इधर लग रहा था, तो नॉर्मल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल था 37, और फ्रिक्शन फोर्स इंक्लाइन के पैरेलल लग रहा था। वर्क डन बच्चे किस फोर्स का निकाल रहे हो, पहले इसको नोट करो, तो मैं आज बताता हूं तुम्हें, इसको नोट करो, दिखाओ, बताओ, इधर देखो ध्यान से, बातें नहीं आपस में बिल्कुल भी, ये सब चीजें आपका टाइम मांगती हैं, उन्हें नोट करने पे ध्यान दो। कुल मिला के बात इतनी सी है, फोर्स तो दोनों पे सेम था ही, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स भी सेम आएगा। इसका डिस्प्लेस किसी भी छोटे से टाइम में m1 का इधर डिस्प्लेसमेंट और m2 का इधर डिस्प्लेसमेंट बराबर आएगा, तभी तो गैप कांस्टेंट रहेगा, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा, एक पे फोर्स उसी तरफ है तो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा,
एक पे फोर्स उल्टी साइड है तो नेगेटिव वर्क हो जाएगा उतना ही, दैट्स ऑल। इतनी सी बात है जिसको हम मैथमेटिकली एक्सप्रेस ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो रस्सी से जुड़े ब्लॉक्स के केस में अगर रस्सी की लेंथ नहीं बदल रही तो रस्सी का नेट वर्क डन ब्लॉक्स पे कितना आता है, 0। ये कंडीशन वही चीज हमें बता रही है, ठीक। इसको यूज करना अभी सीखना है और अच्छे से, फटाफट हमें दिमाग चलाना है। क्लियर है ये? ओके। अब आ जाओ दूसरा पॉइंट, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। राइट हेडिंग। पहला था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वहां पे सीधे डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब आ जाओ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। ये रहा ब्लॉक, ये रहा फोर्स एफ बार, इधर जा रहा है ये पार्टिकल, बट ये फोर्स लगातार बदल रहा है। क्या करेला बनिया? फोर्स, यस, डिफरेंशिएशन, बस ऐसे कुछ भी बोल दिया, बोल बेटे। ये फोर्स हर पल, चलो सिंपल केस लेके चलता हूं मैं, एक सिंपलेस्ट केस लेके चलता हूं आपके सामने। ये ऑब्जेक्ट x इक्वल टू 0 पर पड़ा था, इसने इधर चलना शुरू किया, इस पे जो तुमने फोर्स लगाया F, उसकी वैल्यू है 4 प्लस एक्स स्क्वायर न्यूटन। वन डायमेंशनल मोशन लेके चल रहा हूं, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्ले, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन कुछ नहीं है, फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, बट प्रॉब्लम है ये फोर्स लगातार बदल रहा है। मेरा सवाल तुमसे है, जब ये ब्लॉक x इक्वल टू 0 से चल के x इक्वल टू 5 मीटर पर पहुंचेगा, इतनी देर में ये फोर्स जो इस तरीके से बदल रहा है कितना वर्क डन करेगा? ये ऐसे क्यों बोलते हो? इंटीग्रेशन सर, इंटीग्रेट कर दो सर, डिफरेंशिएट कर दो, फंडामेंटली समझाओ श्वेया बेटे, फंडामेंटली समझाओ, कोशिश करो, कोशिश तो करो। मैं तुमको ये सवाल दूं, यहां से एक ऑब्जेक्ट ने काइनेमेटिक्स पे वापस लेके चल रहा हूं, यहां से चलना शुरू किया t इज इक्वल टू 0 पर, इसकी वेलोसिटी थी 3 प्लस टी स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वेलोसिटी थी। बताओ 5 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल करेगा? फंडामेंटली आप समझो, बात छोटी सी है, बट यही आपके दिमाग में बहुत क्रिस्टली एकदम क्लियर है फंडामेंटली, तो आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सोच पाते हो। बोलो यहां पे टी को बीच में नहीं बोलना है बिल्कुल भी, टी इक्वल टू 5 तक डिस्टेंस ट्रेवल चाहिए, क्या करते थे? समझाओ, ये मत कहो सर इंटीग्रेट करते थे, क्या करते थे एग्जैक्टली आप? डिस्टेंस, मैंने कहा डिस्टेंस ट्रेवल बताओ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। बट प्रॉब्लम क्या है, ये वेलोसिटी तो लगातार बदल रही है। तो हम क्या करते थे, हम किसी जनरल मूवमेंट पे जनरल टाइम पर, जब इसकी वेलोसिटी v है, छोटा सा टाइम लेते थे, इनफाइनाइटली स्मॉल। उस इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में इसका इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट निकालते थे। v की वैल्यू कितनी उठा के डालते थे जनरल टाइम पर? 3 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इन छोटे 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 डिस्टेंसेस को एडअप यानी इंटीग्रेशन, यानी हम क्या करते थे, अब अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो मैं उन छोटे छोटे डीएस 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 उन सारे डिस्प्लेसमेंट्स को एडअप करूंगा टू गेट द टोटल डिस्प्लेसमेंट। सेम थिंग आई विल डू हियर। मुझे टोटल वर्क डन चाहिए तो मैं छोटे छोटे, हमेशा छोटे 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 वर्क डन जोड़ूंगा। आप हमेशा मत, फिजिक्स में ये मत बोलो सर इंटीग्रेट करो। आपसे मैं कहूं एरिया ढूंढना है, आप ये मत बोलो सर इंटीग्रेट करो, आप बोलो सर एक काम करो, छोटे 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 एरिया जोड़ते चलो। मैं आपसे कहूंगा वर्क डन ढूंढना है,
आपको सर एक काम करो, छोटे 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 वर्क डन लो। क्यों छोटे छोटे? यार वो फोर्स वेरिएबल है। फोर्स वेरिएबल ना होता मैं तो सीधे टोटल वर्क डन ढूंढ देता एफ डॉट डी से। प्रॉब्लम है फोर्स हर पल बदल रहा है, डिस्प्लेसमेंट बदला नहीं, फोर्स बदल गया। फोर्स लगातार चेंज हो रहा है, तो सबसे पहले ढूंढो छोटा सा वर्क डन। तो उसके लिए आओ एक जनरल पोजीशन एक्स पर। इस वक्त फोर्स तुम्हें पता है, ये रहा फोर्स। अगर ये हल्का सा dx गया, क्यों जरा सा लिया dx? क्योंकि x ज्यादा बदला तो फोर्स बदलेगा। इसलिए आप मानो कि हल्का सा चला dx, उस हल्का सा dx चलने में वर्क डन कितना आएगा? f dx cos 0, क्योंकि फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है। अब इस तरह के छोटे 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 सारे वर्क डन को ऐड, तो प्लीज मुझे ये मत कहा करो सर इंटीग्रेट कर दो और सर डिफरेंशिएट कर दो। आपसे मैंने कहा मुझे टोटल वर्क डन चाहिए, आपको सर द प्रॉब्लम इज फोर्स लगातार बदल रहा है। तो एक काम करो, जरा सा डिस्प्लेसमेंट लो dx, ताकि जो x का चेंज है मैं इग्नोर मार दूं उसको। उस जरा से डिस्प्लेसमेंट के दौरान वर्क डन निकालो और इस तरह के सारे वर्क डन को ऐड यानी इंटीग्रेट। तुम बोलते हो सीधे लास्ट लाइन सर इंटीग्रेट कर दो। अरे भैया किसको इंटीग्रेट कर दे हम? छोटे छोटे वर्क डन को। कौन बोला dx को? छोटे 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 dx जोड़ के x मिलेगा, वो तो पता है 5 मीटर है। छोटे छोटे वर्क डन को। और ये तो कोई मत बोलना सर छोटे छोटे फोर्सेस को जोड़ दो। फोर्स कब से छोटा? फोर्स तो ये लग रहा है। फंडामेंटली अपने आप को क्लियर करो बेटे एकदम। सर इंटीग्रेट कर दो, सर डिफरेंशिएट कर दो, ये ऐसे मायने बेटे। ठीक है, फंडामेंटली यू शुड बी क्लियर। तो डी डब्ल्यू इक्वल, इसके बाद अब बोलो, इसके बाद बोलो सर यस अब इन छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ते हैं यानी इंटीग्रेशन। सो व्हाट विल बी द टोटल वर्क डन? इंटीग्रल एवरी। ये तो हुई बात 1D की। 1D फोर्स भी इधर, ये तो कर ही लोगे आगे, एफ की वैल्यू डालोगे 4 पे। अब इसके बाद जो ना कर पाए, नमस्ते भाई। फिर ये छोटे बच्चों वाली कहानी अब नहीं हो पाएगी। वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर जेई, एंड उस लेवल पे प्रिपेयर होना है, आपको भी तैयार रहना है। क्योंकि इसके बाद जो नहीं कर पा रहा, दिमाग दिमाग सब ओके है, सब बढ़िया है, लापरवाही है इसलिए नहीं कर पा रहे आप। अब आप बोलो सर मैं इंटीग्रेट में अटक रहा हूं, तो लापरवाही कर रहे हो यार आप। ठीक है, उसकी ये वजह अपने आप को ब्लेम बस उसके लिए करो, लापरवाही के लिए। और लापरवाही छोटी छोटी चीजों से खत्म होती है। जैसे सुबह उठना था, सोचा था सुबह 6 बजे या 5 बजे उठेंगे, तो डॉट उठे और पढ़े। तुम लोग दिल से जानते हो, सोते होगे, मान लो सोचा है 5 बजे उठेंगे, कहाँ 5 के 6, 6 के 7, वो लापरवाही है, उसे ठीक करो। ओके, एफ को लिखो, आएगा आंसर फटाफट। इन जनरल 1D मोशन ना हुआ कोई बात नहीं, हम क्या लिखेंगे? डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर लिखेंगे हम। फोर्स तो जो क्वेश्चन में गिवन होगा सो होगा। डी आर क्या? इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डी आर वेक्टर आएगा dx आई कैप dy जे कैप dz k कैप। ये 1D मोशन था बेटे, पार्टिकल अभी x पे था, अब गया x प्लस dx पे। जनरल मोशन में क्या होगा? पार्टिकल अभी है x कॉमा y कॉमा z पे, हल्का सा आगे गया, अब कहां पहुंच गया? x प्लस डी एक्स कॉमा वाई प्लस डी वाई कॉमा जेड प्लस डी जेड। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। वो रखोगे यहां पे, डॉट प्रोडक्ट लोगे, नन्ना सा वर्क डन निकालोगे, इंटीग्रेट कर देंगे। कराता हूं 2-3 क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ गए? तो अगर फोर्स वेरिएबल हुआ तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, अब बोल सकते हो इंटीग्रेशन करना। अब तो समझ गए ना कि हमें उन छोटे छोटे वर्क डन का इंटीग्रेशन सम अप करना पड़ेगा टू गेट द टोटल वर्क डन। ओके, अब कभी भी ऐसा नहीं करना कि फोर्स वेरिएबल है और तुमने सीधा लिखा एफ डॉट डी। ये तो यही बात हो गई, तुम्हारी वेलोसिटी वेरिएबल थी और तुमने लिखा सीधे v इंटू टी। तो भैया v कौन सा लिया उठा के? टी तो लगा, v तो लगातार बदल रहा था। समझ गए ना बात को? नोट करो। ऐसे फंडामेंटली क्लियर रहो बेटे, फिर धीरे धीरे आप प्रॉब्लम्स और अच्छी अच्छी सॉल्व करके सीखते जाओगे आकृति बेटे। बोल देते हो कुछ ना कुछ तो।
हो गया? इसको भी प्लीज फॉर 2D एंड 3D मोशन dr वेक्टर। अगर मान लो क्वेश्चन आया पार्टिकल इज मूविंग ओनली इन द XY प्लेन, भव्या क्या करोगे? z बदलेगा नहीं तो खाली dxi प्लस dyj। भाई पार्टिकल इज मूविंग ओनली इन द XY प्लेन तो z बदल नहीं रहा। क्वेश्चन आया पार्टिकल इज ओनली मूविंग अलोंग y एक्सिस तो खाली dyj कैप, फिर dx dz को छोड़ दो, x और z तो बदल ही नहीं रहे फिर, है ना? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। फोर्स है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप, ठीक? ये फोर्स है एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे, ये वेरिएबल फोर्स हो गया। मान ले मैंने कहा पार्टिकल ओरिजिन पे है, जिस वक्त पार्टिकल ओरिजिन से गुजर रहा है फोर्स तो 0 होगा। जिस वक्त पार्टिकल 1,2 पे है फोर्स क्या होगा? 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। जिस वक्त पार्टिकल 2,3 पे है 4 आई कैप 3 जे, यानी फोर्स तो हर पल बदल रहा है, फोर्स भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है, ठीक? पार्टिकल गया ओरिजिन से 2,3 तक, और भी फोर्सेस लग रहे थे, दसियों फोर्सेस, मुझे मतलब नहीं है, मुझे खाली इस फोर्स का वर्क डन चाहिए। बताओ जरा, छोटे छोटे वर्क डन अब आपको जोड़ने पड़ेंगे। फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ओरिजिन टू 2,3। चलो अब करो इंटीग्रेशन, छोटे छोटे वर्क डन को जोड़ो। वर्क डन when particle is displaced from origin to 2,3। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत आगे हेल्पफुल है और बहुत इजी है, कुछ नहीं है। डॉट प्रोडक्ट लेते चलो, सॉल्व करते चलो। वेरिएबल फोर्स है तो आपको छोटे छोटे वर्क डन एड अप करने पड़ेंगे, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। करो करो कबीर। इधर आओ। नहीं नहीं, क्या गलती है? ये डीएफ वेक्टर क्या होता है? हाँ, ये जो टाइम देता हूं मैं तुम लोग को ऐसी टैलेंटेड गलतियां, डीएफ वेक्टर डॉट डीआर वेक्टर। फोर्स कब छोटा सा लेने को बोला? फोर्स वही लो जो है, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा लो। एफ डॉट डी आर डी डब्ल्यू डीएफ डॉट डी आर। शाबाश विनायक, सही जा रहे हो, शाबाश। हल्की एक दो जगह गलती है बट इट्स ओके। एक एक स्टेप ठीक से लिखना। संप्रीत कर बेटे सॉल्व। लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन, देखो इधर, हमने पहले इंश्योर किया ये वर्क फोर्स वेरिएबल है, तो हमने लिखा छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान वर्क डन क्या होगा? फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये होगा वर्क डन। खाली पार्टिकल एक्स की ओर चल रहा होता, सीधे एफ डी एक्स लिख देते। फोर्स वेक्टर कितना है? एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। फोर्स इज अ वेक्टर, उसमें आई जे आएगा। डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये आएगा। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो अ वेक्टर, उसमें आई कैप जे कैप आएगा। बट वंस यू टेक द डॉट प्रोडक्ट, अब इसके बाद आगे वेक्टर नहीं आना चाहिए यार। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट तो स्केलर होता है। दो वेक्टर्स का तुमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, क्या आएगा? आई कैप के टर्म मल्टीप्लाई होंगे, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहां आई जे के नहीं लेके आओगे, जे कैप के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होंगे, क्या आएगा? वाई डी वाई। ये आ गया छोटा सा वर्क डन डी डब्ल्यू, ठीक है? अब आप बोलो व्हाट इज द टोटल वर्क डन? टोटल वर्क डन होगा इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, होगा। डी डब्ल्यू की वैल्यू उठा के डालो, ये क्या आएगा? इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ये आएगा। इंटीग्रेशन में हम इन्हें अलग अलग कर सकते हैं, सो ये दो इंटीग्रेशन में ब्रेक कर लो।
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर अच्छे से समझना, बहुत आगे यूज आता है और बहुत इंटरेस्टिंग और इजी भी है, कोई नहीं है खास। बस थोड़े थोड़े स्टेप्स, इन्हीं क्वेश्चंस को घर पे दोबारा करो, एक बारी फिर से सॉल्व करो। बताओ, टैलेंट दिखाते हो, यहां आई कैप जे कैप लगा के रखते हो साथ में, गलत बात है बहुत। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, वाई का इंटीग्रेशन एक्स पे लिमिट्स 0 से 2, वाई पे लिमिट्स 0 से 3। सो ये वर्क डन आ जाएगा कितना, x की फाइनल वैल्यू 8/3 माइनस 0 तो छोड़ दो, प्लस y की वैल्यू 9/2, 9/2 और 8/3, 6 एलसीएम ले लो, 16 प्लस 27, 43/6 जूल। पॉजिटिव आया, वर्क डन। यहां खैर बोलने की जरूरत नहीं क्योंकि फोर्स तो वेरिएबल था, हर पल तो फोर्स का डायरेक्शन बदल रहा था। अब कोई तुक नहीं है बोलने की सर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल एक्यूट है, तो यार फोर्स हर पल तो बदल रहा था, क्या पता कभी ऑब्ट्यूज रहा हो कभी एक्यूट रहा हो, मुझे क्या पता, है ना। तो दिस इज द वर्क डन। क्लियर है बेटे, ऐसे सॉल्व करोगे आप। ओके, समझ गए? अच्छा जी, नाउ राइट वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, समझना जरा इसको अच्छे से, स्कूल एग्जाम में भी आता है, वो मैं बता दूंगा, डेरिवेशन कैसे लिख लेना आपने, वहां पे काम खत्म है, अभी पहले फंडामेंटली समझो वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, बड़ा सिंपल सा केस लेके चलते हैं, 1D मोशन में चलते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे बड़े सारे फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत सारे फोर्सेस, वेट भी है, नॉर्मल फोर्स भी है, फ्रिक्शन भी है, ग्रेविटी भी है, स्प्रिंग फोर्स भी है, बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। उन सब का रिजल्टेंट है ma इधर, रिजल्टेंट। मैं अब ढूंढने जा रहा हूं वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑल। सो सारे फोर्सेस के बजाय मैं ma का वर्क ढूंढ लूं, आज ही तो सीखा है ना। इस पे ma फोर्स लग रहा है, क्लियर। ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, मान लो ये हल्का सा dx आगे गया, हल्का सा dx आगे गया, तो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में, ये भी नोट नहीं करना, ये समझने के लिए बता रहा हूं, मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूं यार, एक ऑब्जेक्ट पे जो सारे के सारे फोर्सेस लगते हैं, उन सारे फोर्सेस का किया हुआ वर्क जाता कहां है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस ने मिलके जो ऑब्जेक्ट पे काम किया, उसका क्या हुआ, किधर गया वो, कोई आइडिया। यस, काइनेटिक एनर्जी में जाएगा, नो पोटेंशियल। पोटेंशियल अभी मुझे आता ही नहीं, पोटेंशियल मुझे पता ही नहीं होती क्या चीज है, हम वो समझेंगे अगली क्लासेस में। एक ऑब्जेक्ट पे तुम जितने भी फोर्सेस लगा रहे हो, जो मर्जी फोर्स हो बेटे, वो सारे फोर्सेस का देखना, सारे फोर्सेस का किया हुआ वर्क डन उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी का चेंज के बराबर आता है। ठीक है, कैसे, जितने भी फोर्सेस थे उन सबका रिजल्टेंट ये रहा। मान लो पार्टिकल हल्का सा dx आगे गया और इसी डायरेक्शन में गया, तो वर्क डन कितना आएगा, m a dx इंटू कॉस 0। फोर्स भी इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर है मान लो, है ना। सो ये dw आ जाएगा m, a को मैं लिख सकता हूं v dv बाय dx, हाँ या ना, चलेगा, dx dx उड़ गया, ये क्या आ जाएगा m v dv, ये आ जाएगा वर्क डन। इंटीग्रेट कर लिया जाए दोनों साइड, dw क्या था, जरा सा वर्क डन, dw 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 ऐड करके क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन। समझ में आ रही बात, यहां पे भी गौर किया करो, कभी कभी हम ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल dx, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा x, इंटीग्रल dv, इसको मैं लिखूंगा डेल्टा v, इंटीग्रल dw, इसको मैं लिखूंगा w, इंटीग्रल dq, q इज चार्ज, इसको मैं लिखूंगा कैपिटल Q। तो आप कहोगे सर कभी ये डेल्टा लगा दे रहे हो, कभी ऐसे ही, ये क्यों। देखो dx का मतलब क्या होता है, x में जरा सा चेंज,
तो dx 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 जुड़ के क्या बने, टोटल चेंज इन द पोजीशन। dv क्या था, स्मॉल चेंज, तो छोटे 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 चेंजेस ऐड करके क्या मिला, बड़ा चेंज इन वेलोसिटी। dw क्या था, स्मॉल वर्क डन, इट इज नॉट चेंज इन वर्क डन, इट इज द वर्क डन इन दैट स्मॉल टाइम। तो छोटे 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 वर्क डन जोड़ के क्या मिला, टोटल वर्क डन। नॉट देयर इज नथिंग लाइक सर व्हाट इज द चेंज इन वर्क डन, ये क्या मतलब होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। मैं ऐसे लिखूं, इंटीग्रल डी के दैट इज डेल्टा के, चलेगा, क्योंकि डी के क्या था, छोटा सा काइनेटिक एनर्जी का चेंज, तो वो जुड़ जुड़ के क्या हुआ, टोटल चेंज। तो ये डिपेंड करता है भाई वो फिजिकल क्वांटिटी क्या है जिसको आप जोड़ रहे हो। dq क्या है, dq छोटा सा चार्ज का फ्लो, एक तार में करंट जा रहा है, ये +2 में आएंगी ये सब चीजें। dq क्या है, जरा सा चार्ज का फ्लो, तो dq 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 जुड़ के क्या आ गया, टोटल चार्ज फ्लो, नॉट चेंज इन चार्ज, टोटल चार्ज फ्लो। ठीक, तो इसलिए बेटे यहां पे मैंने w लिख दिया, यहां vdv आ रहा है, m तो बाहर करेंगे वो तो कांस्टेंट है, vdv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v²/2, v की इनिशियल वैल्यू u, अब dv v की कोई जगह नहीं अब तो, क्योंकि v dv था, इंटीग्रल dv डेल्टा v लिख देता मैं, फाइनल वैल्यू v, ये कितना आ गया, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ बाहर करो, हाफ m v² माइनस u², हाफ m v² यानी फाइनल, हाफ m u² यानी इनिशियल। तो इसका क्या मतलब निकला, ये मैंने एक सिंपल केस लेके बताया, बट इट इज वैलिड इन जनरल। इन जनरल ऑब्जेक्ट स्पेस में कहीं भी जा रहा हो, उस ऑब्जेक्ट पे बड़े सारे फोर्सेस लग रहे हैं, कितने फोर्स लग सकते हैं, ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स, रस्सी का टेंशन, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बॉयंसी फोर्स, कोई भी जो भी मर्जी हो, ये सारे के सारे फोर्सेस के वर्क डन विल बी इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। समझ गए बात को, तो स्टेटमेंट लिख लो वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस और वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम। बहुत सारी बातें बताने लायक है, अभी मैं कई चीजों को छुपा के चल रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि एक साथ सब आ गई तो हजम नहीं होंगी। खाना खाते ना आराम से, ये बेटा स्टार्टर आराम से, अब ये पहले ही संप्रीत बोलो सर मेरे को रसगुल्ला क्यों नहीं दिया, मुंह फुला के बैठ जाओ, तो ऐसे ना कभी इधर उधर कहीं देखो, अच्छा तेरे टीचर ने ये भी बताया, अभी इसमें बहुत सारी बातें और छुपी हैं, क्योंकि जब मैंने बोला ना सिस्टम, तो यहां पे ही 2-3 बातें हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको, मुझे सब पता है कौन सी चीज कब आपके सामने लेके आनी है। सो वर्क डन बाय all the forces or net force on a system will be equal to change in kinetic energy of the system। कई बातें आएंगी, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स से रिलेटेड, सूडो फोर्स से रिलेटेड, विल कम टू दैट वन बाय वन। So work done by all the forces or work done by net force on a system will be equal to what, change in kinetic energy of the system। This is called work energy theorem। ठीक है, हल्का सा ये डेरिवेशन नोट ही कर लो, चलो हल्का सा ही है, नोट करो, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो, मैं पहले ही तुमने छाप दिया, नहीं सुधरोगे तुम, बोला है ना जब मैं बोल रहा हूं मेरी बातों को सुनो, एंड दिस मस्ट बी डन फॉर ईच क्लास। जो भी टीचर बोल रहा है उसे बहुत गौर से सुनो, अपने दिमाग में उसको प्रोसेस करो। काव्या तुमने तो एलओएम वाले तो करे हुए ना बेटा, हाँ तो मैं डाउट भी डिस्कस करूंगा फिर, ठीक है। एग्जाम्पल्स वगैरह भी काफी अच्छे अच्छे मैंने ढूंढ के डाले हैं इसमें, हाई लेवल के हैं। आप एक काम करो जरा, ये जो पेज नंबर 105 है, इसमें एक्सरसाइज 1 है, ओनली 1 ऑप्शन करेक्ट, देयर आर टोटल
अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कई सारे, ये 40 क्वेश्चंस हैं। 20 तक कर लोगे ट्राई परसों तक? पेज 105, 20 क्वेश्चंस तक ट्राई करो, और अगर 40 तक कर सको तो बहुत बढ़िया। 20 तक तो ट्राई करोगे कंपलसरी, और आज के लेक्चर को भी एटलीस्ट 1 आवर आप दो टाइम रिवाइज करने का, दिमाग में चीजें फिर से उसको चलाओ, सोचो। और ये 20 पेज 105, 20 क्वेश्चंस, ठीक है? ओके बेटे, इतना नोट करके रखो, इससे आगे फिर और बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें आएंगी, पढ़ेंगे हम। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे परसों हम, ठीक है?